दोस्तों आज एक नया मांगा स्टार्ट करने वाले हैं जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लगा। तो कहानी कुछ शॉर्ट में बताता हूँ आपको पहले। तो शॉर्ट में कहानी कुछ ऐसा है कि एक अनाथ जिसका परिवार अंडरवर्ल्ड ने तबाह कर दिया था, उससे एक चौंकाने वाला सच्चाई पता चलता है। वही ऑर्गेनाइजेशन जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था, उसे उसके अपने पिता ने बनाया था। बदले की आग में जलते हुए वो एक ऐसे स्कूल में घुस जाता है जो भविष्य के क्राइम सिंडिकेट लीडर्स को ट्रेन करता है, और वो अपने माँ के मौत के लिए जिम्मेदार धोखेबाज को ख़त्म करने के लिए दृढ़ रहता है। दुश्मनों से घिरा हुआ उसे सिर्फ अपनी ताकत और रणनीति से टॉप पर पहुंचना होगा। द बैटल फॉर रिवेंज बिगिंस नाउ। स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं एक डिश पड़ा हुआ है जिसमें एक सिगरेट पड़ा हुआ है और इस डिश का नाम है तकोयाकी। और हम देखते हैं एक कपल बैठा हुआ है एक रेस्टोरेंट पे। दोनों डिनर करने आए होते हैं इस रेस्टोरेंट पे, जिसमें से वो लड़का उस डिश को मंगवाता है जिसका नाम है तकोयाकी, और वो खुद सिगरेट के टुकड़े को रख कर वो चिल्ला कर बोलता है, जल्दी मैनेजर को यहाँ बुलाओ अभी के अभी, मेरे तकोयाकी डिश में सिगरेट का टुकड़ा फंसा हुआ है। और वो लड़की लड़के को बोलता है, मैंने शायद इसका थोड़ा सा हिस्सा खा लिया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो लड़का लड़की से पूछता है, तुम ठीक हो। और फिर बोलता है, तुम लोग हमारे साथ हुए डैमेजेस का पे करने वाले हो, तुम लोग जानते हो। बोलकर वो किसी चीज़ को फ्लोर पर फेंक देता है। तभी पास ही में बैठा हुआ दो बंदा जो डिनर करने के लिए आए होते हैं, उनमें से ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा बोलता है, नो वे, उसने खुद उस सिगरेट के टुकड़े को डिश में रखा और अब वो स्टोर को ब्लेम कर रहा है। आखिर वो क्या है, एक यकूजा। तो उसके पास ही में बैठा हुआ दूसरा बंदा जो वाइट टी शर्ट में है, वो बोलता है, ए इडियट, अपना वॉइस डाउन रख, क्या होगा अगर वो इशिंकाई गैंग से हुआ तो ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा बोलता है, हाँ, नो वे राइट, वो लोग ऐसे किसी जगह पे तो नहीं आ सकते है ना। तभी वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा उसको थप्पड़ लगाते हुए बोलता है, चुप कर मोरॉन। तो वो लड़का चोट में आओ करता है। तभी कपल वाला बंदा स्टोर के स्टाफ को देखकर चिल्ला के पूछता है, मैनेजर अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया। हे यू पार्ट टाइमर, तुम बहरे हो या क्या हो, मैंने कहा मैनेजर को बुलाओ। तभी स्टोर का स्टाफ उसके पास एटीट्यूड में आते हुए बोलता है, तेरा प्रॉब्लम क्या है बे। कपल वाला बंदा बोलता है, क्या, और खड़ा होते हुए बोलता है, तुम्हारे पास इतना हिम्मत कहाँ से आया कि तुम एक कस्टमर से ऐसे बात करो। मैंने कहा, मेरे तकोयाकी डिश में एक सिगरेट का टुकड़ा मिला है और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, तुम समझे मुझे। और ये एटीट्यूड किसे दिखा रहे हो, हाँ, निकोटीन एक पॉइजन है, तुम्हें जानते हो ना, इसीलिए मुझे मेरे खाने का पे करो चुपचाप। स्टोर वाला बंदा आराम से ना कर देता है और बोलता है, इस स्टोर में कोई भी सिगरेट नहीं पीता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारे डिश में कोई सिगरेट का टुकड़ा मिले। अगर तुम्हें सब कुछ सेट ही करना है और फंसाना है तो कम से कम अपना ब्रेन तो यूज़ कर लेते। अनलेस तुम ही वो हो जो खामियाजा भुगतना चाहते हो हमारे बिजनेस को ख़राब करने का। और तभी कपल वाला बंदा बोलता है गुस्से में, दोबारा बोलना। बोल के वो स्टोर वाले बंदे का मुंह पकड़ता है अपने हाथ से और वॉल में चिपका देता है, और चिपकाते हुए बोलता है, और कुछ बोलना है तुम्हें, अगर मैंने तुमसे कहा है कि मुझे पे करो तो चुपचाप अपना मुंह बंद करो और मुझे मेरा पैसा दे दो जो तुमने डैमेज किया है मेरा। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मेरा बड़ा भाई कौन है, वो इशिनकाई गैंग का एक मेंबर है, समझे तुम। अगर मैंने उसे ये बता दिया तो सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा का पूरा फैमिली कल तक दिखाई भी नहीं देगा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मैनेजर को बुला लेना चाहिए। और ये सुनकर वो स्टोर वाला बंदा कपल वाले बंदे का कॉलर को पकड़ता है और उसे जोर से हेडबट दे देता है। और ये देखकर कपल वाली लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, माकून, क्या तुम ठीक हो। तो माकून बोलता है, ने ये बास्टर्ड। स्टोर वाला बंदा रुकता नहीं है, पंच करते हुए बोलता है, इशिंकाई,
वो एक जिसे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। फिर अपने पंच को रोकते हुए बोलता है, तूने क्या कहा? मेरा फैमिली कल तक दिखाई नहीं देगा, है ना? तुझे पता है इशिंकाई वो बास्टर्ड्स है जिन्होंने मेरे फैमिली को मार दिया, मेरे मदर का मर्डर कर दिया। और फिर वो एक्सप्लेन करता है, इशिंकाई अगर एक शब्द में बताया जाए तो इशिंकाई जापान के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट है। 10 साल पहले काउंटलेस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में फैले हुए थे, वो एकजुट हुए और एक सिंगल सिंडिकेट बने जिसको इशिनी सेत्सु बोला गया। लेकिन इस प्रोसेस में काउंटलेस वॉर्स हुए और आखिरकार ये इतना बढ़ गया कि गन फाइट होने लगे। इवन सिविलियंस भी उन गन फाइट में मारे गए और उन्हीं में से मेरा एक माँ भी था। उन्होंने मुझे खुद से बड़ा किया। वो मेरी इकलौती फैमिली थी, मेरी सब कुछ, और इशिनकाई ने उन्हें मुझसे छीन लिया। बोलते हुए उसने एक पंच डिलीवर कर दिया फिर से उस कपल वाले बंदे को और उसे फ्लोर पे गिरा दिया और बोला, किसी के बारे में डींगे हाँकने से पहले ये देख ले कि तू कोई स्पेशल बंदा नहीं है। और फिर हम देखते हैं वो कपल वाला बंदा फ्लोर पे गिरा खास रहा होता है और खून थूक रहा होता है, और उसका गर्लफ्रेंड इतना डरी हुई होती है कि वो दोनों हाथ से अपने मुंह को कवर कर लेती है ताकि कोई आवाज़ ना आए। फिर स्टोर वाला बंदा वो कपल वाले लड़के के बालों को एक हाथ से पकड़ते हुए बोलता है, मैं खुद को रोक नहीं पाता जब मैं तुम जैसा और इशिंकाई जैसा घटिया लोगों को देखता हूँ, जो लोग कुछ नहीं करते, बस दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। मैं बस तुम जैसे लोगों को यहाँ से और अभी साफ कर देना चाहता हूँ। बोलकर वो माकून को मारने ही वाला था कि तभी वो देखता है उसके पीछे एक हट्टा कट्टा और एक डरावना सा इंसान आ जाता है, जो और कोई नहीं स्टोर का मैनेजर होता है यानी मालिक। और वो एक लात मारता है वो स्टोर वाले बंदे को और वो दूर जाके गिरता है। और वो मैनेजर स्टोर वाले बंदे के ऊपर चिल्ला के बोलता है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो योची? हमें पता चलता है कि स्टोर वाले बंदे का नाम योची होता है, जो कि मेन कैरेक्टर भी होता है। स्टोर का मैनेजर गुस्से में बोलता है, और कितना बार तुम्हें बताना पड़ेगा, अगर तुम कोई सीन क्रिएट करते हो स्टोर पे, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए फाइट नहीं सिखाया ताकि तुम कहीं पे भी वायलेंस स्टार्ट कर दो। तभी योची खड़ा होते हुए बोलता है, उस बंदे ने स्टार्ट किया था, और बताइए मुझे, क्या मैं गलत हूँ किसी बात पे? इसके जैसा घटिया लोग जीना डिज़र्व ही नहीं करते। सोसाइटी के भले के लिए इस जैसे लोगों को साफ कर देना चाहिए। तभी स्टोर का मैनेजर उसे ज़ोर से चाटा मार देता है और बोलता है, कल से स्टोर पे मत आना। मैं नहीं चाहता कोई लो लाइफ तक मेरे जगह को देखे। तभी योची अपना सर नीचा कर लेता है और लड़की माकून को हिलाते हुए बोलती है, ए माकून, होश में आओ। उफ, ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है। ये बेहोश हो गया क्या? कम ऑन, खुद को संभालो, ये बहुत ही पैथेटिक है। लेकिन तभी एक बंदा स्टोर से निकलते हुए फ़ोन मिलाते हुए बोलता है, चेयरमैन, ये मैं हूँ। मैंने अभी अभी कंफर्म किया है और कोई गलती नहीं हो रहा। ये वही इंसान है जिसे आप ढूंढ रहे हो। मैंने नहीं सोचा था कि वो एक तकिया की शॉप चला रहा है, वो भी इस जगह पे। तभी स्टोर के मैनेजर को जैसे कुछ सेंस हो जाता है और हम देखते हैं कि बाहर वो बंदा हंसते हुए बोलता है, मैं आज रात को सब कुछ देख लूँगा। फिर हम देखते हैं रात हो चुका है और स्टोर के अंदर योची साफ सफाई कर रहा है और मैनेजर हिसाब किताब कर रहा है। तभी मैनेजर योची को बुलाते हुए बोलता है, योची क्या? योची बोलता है तो मैनेजर बोलता है, मैंने जो पहले कहा है उसे मजाक में मत लेना। तुम्हें अभी इस स्टोर पे कोई हेल्प करने का ज़रूरत नहीं है और स्कूल जाओ। तो योची बोलता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैनेजर इरिटेट होते हुए बोलता है, डैम इट बच्चे,
तुम कभी कोई बात क्यों नहीं सुनते? तभी योची बोलता है, अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसका मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं जाऊँगा अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मैनेजर इरिटेट होते हुए चिल्ला के बोलता है, तुम इतना जिद्दी बच्चे क्यों हो? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि सीरियसली तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए? इस तरीके से जीने से कोई मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। एक अच्छी जिंदगी जियो और अपने मॉम को शांति दो। अब आगे बढ़ जाओ। मुझे पता है वो हादसा बहुत डरावना था, लेकिन अब आगे बढ़ जाओ। तभी यर्ची बोलता है, स्कूल जाना? क्या आप भूल गए मेरे मॉम किस दिन मारी गई थी? वो मेरे एलिमेंट्री स्कूल का पहला दिन था। जब मैं स्कूल में था, नहीं जानता था कुछ भी और नए दोस्तों के साथ खेल रहा था और हंस रहा था। मेरे मॉम को किसी ने गोली मार दी और वो दर्दनाक मौत मारी गई। कुछ टाइम बाद जब मुझे कॉल आया और मैं उनके पास भागा, मुझे पता चला मेरी मॉम मर चुकी थी। और ये बोलकर वो अपना मुंह पकड़कर बैठ जाता है और स्टोर का मैनेजर योची चिल्ला के उसके पास भागता है और बोलता है, अब बहुत हो गया, इसके बारे में बातें करना बंद करो। तभी योची बोलता है, मुझे पता है कि मुझे मूव ऑन करना है और मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ। क्या होगा अगर मैं स्कूल जाऊँ दोबारा और अंकल भी डिसअपियर हो गए तो? तभी स्टोर का मैनेजर यानी योची का अंकल बोलता है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। योची बोलता है, माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तब तक नहीं जब तक ये दुनिया बदल नहीं जाती। फिर हम देखते हैं शहर के बीचों बीच एक एलईडी स्क्रीन पे एक न्यूज़ चैनल चल रहा होता है, जिसमें से एक सूट बूट पहना बंदा बोलता है, इशिनकाई अब कोई क्राइम सिंडिकेट नहीं रहा। इस दुनिया में जहाँ वो लोग आज़ाद घूम सकते हैं, कोई तरीका नहीं है कि मैं खुश रह सकूं। और हमारे देश के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने फाइनेंसेस और पावर को मिलाकर जापान के 5 ग्रेट पावर्स में से एक बन गए हैं। वो लोग अब देश के इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं। उन लोगों ने अपने आप को एक नया नाम दे दिया है, जिसका नाम है न्यू वन ग्रुप। हमारे देश अब कुछ नहीं कर सकता उन्हें बस नज़रअंदाज करने के अलावा, क्योंकि वो लोग अब जापान के 5 ग्रेट पावर्स में से एक बन गए हैं। फिर हम देखते हैं कि अंधेरे रात में 3 बंदा मास्क लगाकर स्टोर के तरफ बढ़ रहे होते हैं और स्टोर के अंदर योइची बोलता है, या तो इशिनकाई ख़त्म हो जाएगा या मैं। तभी वो 3 बंदा स्टोर के गेट को खोलकर अंदर जाने लगते और अंकल नोटिस कर लेते हैं। तीनों बंदा चाकू निकालकर अंकल और योइची को अप्रोच करने लगते हैं और अंकल योइची को बोलता है, योइची भागो यहाँ से। तभी एक बंदा चाकू लेके स्लैश करने ही वाला था अंकल को कि अंकल डॉज कर लेते हैं और उसे एक जोर का मुक्का मारता है और योइची को बोलता है, पीछे वाले दरवाजे से भागो जल्दी। और वो 2 बंदा अंकल को चाकू से स्लैश करते हैं, पर अंकल जैसे तैसे डिफेंड कर लेता है, पर फिर भी चोट तो उनको लग ही जाता है। और ये सब देख के योइची डर जाता है और बोलता है, अंकल। तभी अंकल बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना भागो। तभी एक बंदा पीछे से आके योइची पर हमला कर देता है और उसको आँख में लग भी जाता है और योइची चिल्ला देता है, उफ। और वो माफिया का बंदा जैसे ही दूसरा स्लैश मारता है, अंकल सामने आकर योइची को बचा लेता है, पर इस प्रोसेस में अंकल का कपड़ा फट जाता है और अंकल को बैक में कट भी लग जाता है और अंकल और योइची नीचे गिर जाता है और अंकल पूरा खूनम खून होता है। तभी वो माफिया के बंदे कुछ बोल ही रहे थे कि तभी एक माफिया का बंदा बोलता है, तुम लोग इधर उधर की बातें करना बंद करो और पकड़ो उनको। और फिर हम देखते हैं योइची अपने आँखों को पकड़कर उठ रहा होता है और उफ कर रहा होता है। तभी अंकल अपने कपड़ों को फाड़कर योइची के सामने आ जाता है और योइची अंकल को पूछ रहा होता है, अंकल क्या आप ठीक हो? तो वो हक्का बक्का रह जाता है अंकल के बैग को देखकर और योइची सोचता है, नो वे। अब जब मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे पहले मैंने एक बार भी अंकल का बैग नहीं देखा और ये है क्या, ये यानी अंकल, मैं इसे किस तरीके से लूँ? पहला बार जब मैं इतना बड़ा बैग इनका देख रहा हूँ। तभी वो अंकल से पूछ लेता है, अंकल क्या आप इशिनकाई के मेंबर हो? योइची इसीलिए ये सवाल पूछता है क्योंकि अंकल के पीछे इशिन लिखा हुआ है, वो अनमिस्टेकेबल मार्क जो हर इशिनकाई मेंबर के पीछे होता है। चैप्टर 2 का शुरुआत योइची के फ्लैशबैक से होता है, जहाँ वो फ्यूनरल में बैठा है
और वहाँ शोक मनाने के लिए उसके अलावा और कोई नहीं है। वहीं पर वो पहला दिन अंकल से मिला था, जहाँ पर अंकल ने उससे पूछा था, क्या तुम योइची हो? तुम काफ़ी बड़े हो गए हो जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। योइची, तुम तब बहुत छोटे थे, तुम्हें शायद सब कुछ याद ना होगा, पर फिर भी क्या तुम मुझे जानते हो? तो योइची बोलता है नहीं। तब अंकल अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूँ शिगेरू यामाडा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं तुम्हारे पापा का एक पुराना दोस्त हूँ। फिर योची सुनाता है, मुझे याद है वो कहीं से प्रकट हो गए थे जब मेरे पास ना कोई पिता था, ना ही कोई सिंगल फैमिली मेम्बर बचा हुआ था। और वो क्यों ही मुझसे झूठ बोलेंगे? मुझे सतर्क रहना चाहिए था। हालांकि मैं तब बच्चा ही था, पर फिर भी इतना बड़ा था कि समझ सकूं क्या बेहतर है। और हालांकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मैं भी किसी पे भरोसा करना चाहता था, और कोई ऐसा हो जिस पर मैं रिलाई कर सकता था। मुझे याद है मैं अंकल के कंधों पे बहुत रोया था, क्योंकि मुझे लगता था वो कोई बुरे आदमी नहीं है। मुझे याद है जब मैं अंकल को पकड़ के रो रहा था, तब अंकल ने मुझसे कहा था, अरे अरे बच्चे, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा, लगता है तुम्हें तुम्हारे पापा की ताकत मिली है, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और तब से हम फैमिली बन गए। अंकल मेरा बाल सुखाता था, मेरे गलती होने पे डांटता था, मुझे सिखाता था, बिल्कुल एक ट्रूली फादर एंड सन के तरह। और तब से वो मेरे लिए बन गए वन एंड ओनली इरिप्लेसेबल फैमिली, या ऐसा ही कुछ जो मैं सोचता था। पर अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रेजेंट में अंकल शिगेरू योइची से कहता है, चीज़ों को पैक करो, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। तो योइची कहता है, वो सब भूल जाइए और सबसे पहले मुझे एक्सप्लेन कीजिए। तो अंकल कहता है, हम बाद में बात करेंगे, अभी इसके लिए सही टाइम नहीं है। तो योइची चिल्ला के बोलता है, अभी के अभी मुझे एक्सप्लेन कीजिए, ये सब कुछ क्या है, और आप इशिंकाई के पार्ट कब से बन गए, और ये वो सब कुछ क्या था? आपने इतने सालों से मेरा ख्याल क्यों रखा? आप मेरे सिचुएशन जानते थे, फिर क्यों क्यों कोई इशिंकाई का मेंबर जिसने मेरे मम्मी को मार डाला मेरे इतने करीब आ जाए कि मेरे पेरेंट्स का जगह ले ले? तभी एक अनजान बंदा इंटरप्ट करते हुए बोलता है, ये बहुत ही आसान है तुम्हें बचाने के लिए। बोल के वो अपनी पीठ के पीछे से चाकू निकाल लेता है और हाथों से सहलाने लगता है, और अंकल और योइची देखने लगता है। और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं काजी हूँ न्यू वन ग्रुप से, या फिर यूँ कह सकते हो इशिनकाई का फॉर्मर मेंबर। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें मारने के लिए, यंग मास्टर योइची। और योइची सोचने लगता है, क्या यंग मास्टर? तभी अंकल बोलता है, एक मर्द को इतना ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। तभी योइची बोलता है, नहीं रुको, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो वो बंदा शॉक्ड होते हुए बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तब अंकल चिल्लाते हुए बोलता है गुस्से में, मैंने कहा अपना मुंह बंद रखो। तभी वो बंदा बोलता है, लगता है इतने सालों से तुम्हें अंधेरे में रखा गया है, तुम्हारा फादर का नाम टोमोया शिंडो है, वही इशिंकाई का असली फाउंडर है। इतना सब कुछ सुनकर योइची पूरा शॉक में आ जाता है, और शॉक के मारे पूछता है, मेरा फादर क्या? तभी ताजी यानी वो माफिया का बंदा बोलता है, और ये जो आदमी इतने सालों से तुम्हारा ख्याल रख रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? तभी अंकल ये सब सुनकर पूरा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से के मारे बोलता है, अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं तुझे मार डालूंगा। बोल के अंकल ताजी को फुल पावर से पंच मारने जाता है, तो ताजी अंकल के हाथ पे चक्कू घुसेड़ देता है और बोलता है, ये है शिगेरू यामाडा, न्यू वन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर ऐसा भी कह सकते हो इशिंकाई के फाउंडिंग मेंबर में से एक, इनका ये है नंबर 3। और तभी अंकल चोट में चिल्ला रहा होता है, उफ उफ करके। तभी वो फिर से बोलता है ताजी, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ सालों से ये बहुत ही नरम पड़ गए हैं। मैं उनके अतीत के कारनामों की कहानियाँ सुनने के लिए उत्सुक था, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं फाइनली आपसे मिल सका। तभी अंकल काजी को लात मारकर दूर फेंकते हुए बोलता है, तुम वाकई बहुत ज़्यादा बात करते हो लड़के। और पीछे से योइची आवाज़ लगाते हुए अंकल को बोलता है, क्यों आपने वो सब से मना नहीं किया अंकल? क्या मेरे फादर वाकई में इशिंकाई के फाउंडर है? तो फिर उन लोगों ने मेरे मॉम को क्यों मारा? आप चाहते तो मॉम को इन सब से बाहर रख सकते थे, और अभी वो लोग मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं? अगर मैं फाउंडर का बेटा हूँ तो क्या मुझे वो लोग सदस्य नहीं मानते?
तब अंकल योइची को बोलता है, मैंने कहा ना मैं सब कुछ तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी तो हमें यहाँ से भागने का ज़रूरत है। तब योइची चिल्ला के बोलता है, मेरे सवाल से बचना बंद कीजिए और ये मत कहना कि आप यहाँ पर अकेले रहने वाले हैं, आप भी मेरे साथ चल रहे हैं अंकल। तब अंकल गुस्सा होकर बोलता है, योइची मेरा बात सुनो अभी, मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, फिर चाहे जो हो जाए। तभी तक काजी अंकल पे अटैक कर देता है और अंकल भी डिफेंड करने लगता है और फिर उनके बीच घमासान फाइट होने लगता है और फिर एक अटैक सक्सेसफुली काजी अंकल के ऊपर लॉन्च कर देता है, जो अंकल को लग जाता है, अंकल के सीने पे लगता है। तभी काजी मुस्कुराते हुए अंकल को बोलता है, तो आपने पहले चेयरमैन को वाकई ऐसा वादा किया, अब दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, तो क्या आप एक तरफ हट सकते हैं। तो अंकल उफ का आवाज़ निकालते क्योंकि उनको दर्द हो रहा होता और तभी वो काजी को पकड़ते और चाकू से स्टॉप करते हुए बोलता है, नो वे, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। तभी काजी डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, तो आप अभी भी मूव कर सकते हैं, एज एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। मैं भी इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला। तभी अंकल चिल्लाते हुए योची को बोलता है, अभी तुम्हारा चांस है, भागो यहाँ से। अगर मैं तुम्हें इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए इन लोगों से लड़ता रहूँगा तो मैं भी मारा जाऊँगा, तो प्लीज़ जस्ट भागो, मेरे बारे में फ़िक्र मत करो, मैं इतना जल्दी नहीं मरूँगा, आई स्वेयर। क्या इससे पहले मैंने कभी तुमसे किया गया प्रॉमिस तोड़ा है। योची यू इडियट, अगर तुम मुझे समझ पा रहे हो तो भागो यहाँ से जल्दी, यहाँ मत रुको। तभी हम देखते कि योची का विजन ब्लर होने लगता है और वो सोचता है, इस सीन को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखकर भी मैं चाचा की बात पर विश्वास करना चाहता था, या फिर क्या ये सिर्फ मौत का डर था जिसने मुझे ऐसे करने के लिए मजबूर किया। ऐसा लगता है मैं खुद को भी नहीं जानता, पर फिर भी मैं स्टोर से भाग आया। मैं भागा, मैं बहुत तेज़ भागा, मुझे पता नहीं मैं कितना दूर तक भागा, मुझे ये भी याद नहीं मैं कहाँ जा रहा था, मुझे एक सिंगल चीज़ भी याद नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैं याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो मेरे मेमोरीज़ है उस दिन का वो अब ख़त्म होता है। बस काफ़ी है, क्योंकि योइची को लगता है कि वो अब मरने वाला है, क्योंकि साइड से कोई बंदा उसे पकड़ने ही वाला होता है और योइची थोड़ा टाइम के लिए जैसे जम सा जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम देखते हैं योइची सेंसलेस पड़ा हुआ है ज़मीन पर और फिर अचानक से उसका आँख खुल जाता है और फिर जब वो बैठता है तो उसके सामने दिखते हैं 3 बंदे। तो वो तीनों बंदे को देखकर बोलता है, व्हाट द हेल, तुम लोग हो कौन आखिर। तभी ब्रिंजल कलर के बालों वाला बंदा बोलता है, आखिरकार तुम जाग गए। तो ऑरेंज कलर वाला बंदा बोलता है, तुम तो अपनी उम्र के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा सोते हो। तभी योइची सोचता है, नहीं, मुझे इन लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग भी पक्का इशिंकाई से ही होंगे। तभी बीच वाला बंदा जो बिल्कुल लीडर टाइप लग रहा होता है वो बोलता है, आपसे जान पहचान करके अच्छा लगा यंग मास्टर। तो योइची बोलता है, कितने पोलाइट हो तुम लोग, ये जानते हुए भी कि तुम लोग मुझे मारने वाले हो। सब लोग मुझे अजीब अजीब नामों से बुलाते रहते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो तो फिर कोशिश करके देखो। तभी ऑरेंज बालों वाला बंदा मजाकिया अंदाज में बोलता है, अरे मैं तो डर गया। और योइची फाइटिंग पोजीशन में आते हुए सोचता है, मैं अभी नहीं मर सकता, तब तक नहीं जब तक मैं सच को सुन ना लूँ। मेरे मॉम के डेथ के पीछे का क्या कारण है और मेरे फादर का क्या कनेक्शन है इशिनकाई से, और क्यों अंकल ने मेरे फादर के साथ प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। मेरे पास बहुत सारे सवाल है अभी भी पूछने के लिए, इसीलिए मैं अभी नहीं मर सकता, बोल के वो एक पंच थ्रो करता है उस बंदे पे। तभी वो बंदा बाउ डाउन करके बैठ जाता है योइची के सामने और योइची पूरा शॉक हो जाता है। तभी वो लीडर जैसा दिखने वाला बंदा बोलता है, हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यामाडा के इमरजेंसी बुलाने पर यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तभी वो ऑरेंज बालों वाला बंदा बोलता है, ए बदमाश, क्या तुम थप्पड़ खाना चाहते हो। तभी वो ब्रिंजल कलर का बालों वाला बंदा बोलता है, चुप रहो, कन्वर्सेशन के मिडिल में मत बोलो। तभी वो ऑरेंज कलर वाला बंदा उस बंदे को बोलता है, क्यों आखिर इस बदमाश के सामने हमें सर झुकाना होगा। तभी योइची बोलता है, आखिर तुम लोग हो कौन। तभी वो लीडर जैसा दिखने वाला बंदा बोलता है, मैं हूँ यूशिन सातो, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर न्यू वन ग्रुप का और इशिनकाई का नंबर 4। हम लोग आपके साइड है यंग मास्टर। तो योइची सोचता है, हाँ,
तो फिर इशिंकाई के पास कुछ ऐसे भी मेंबर है जो लोग मुझे नहीं मारना चाहते और कुछ ऐसे भी मेंबर है जो लोग मुझे मारना चाहते हैं। तभी वो पूछता है तुम लोग मेरे साइड पे क्यों हो? तभी वो बंदा बहुत सीरियस टोन में बोलता है क्योंकि चीज़ों को ऐसे ही होना तय था। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर यूशिन सुना रहा होता है कि 10 साल पहले ग्रेट यूनिफिकेशन से एक दिन पहले चेयरमैन शिंडो का निधन हो गया। टोक्यो के आखिरी गढ़ शिटोकाई के खिलाफ युद्ध में वो फ्रंट लाइनर्स पर लड़ते हुए मारे गए और अपने पीछे 2 विल छोड़ गए और उस विल में लिखा हुआ था, पहला, अगर मैं मारा भी जाऊँ तो यूनिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए और न्यू वन ग्रुप इस्टेब्लिश होना चाहिए, और जब न्यू वन ग्रुप इस्टेब्लिश हो जाएगा हर वो चीज़ जो मैं ओन करता हूँ मेरे बीवी और बच्चे को विरासत में मिलना चाहिए। ये विल सुन के हम सब शॉक्ड हो गए थे क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि चेयरमैन के पास फैमिली है। चेयरमैन शायद तुम लोगों को अंत तक छुपा के रखना चाहते थे और उनका जो फाइनल विश है वो व्यर्थ रहा, क्योंकि जिस हाथ में वो विल जाके पहुंचा वो आदमी खुद इशिंकाई के ऊपर राज करना चाहता था। वो कभी इशिंकाई का नंबर 2 हुआ करता था जो अभी न्यू वन ग्रुप का करंट चेयरमैन है जिसका नाम है मिकाडो। वो आदमी जो न्यू वन ग्रुप को एब्सोल्युटली कंट्रोल करता है और उसी ने तुम्हारा माँ का जान ले लिया और वो अब तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तभी योची पूरा गुस्से में बोलता है मिकाडो, और तभी वो लीडर दिखने वाला बंदा जिसका नाम यूशिन है वो योची को कपड़ा पकड़ाते हुए बोलता है तुम्हारे घाव फिर से खुल जाएंगे अगर तुम बहुत ज़्यादा हिलोगे तो। मैं समझता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो लेकिन अभी तुम्हें रेस्ट लेने का ज़रूरत है। तभी योची पूछता है क्यों वो लोग मुझे अब तक जीने दे रहे हैं? अगर ऐसा ही बात था तो वो लोग मुझे मेरे मॉम के साथ मार सकते थे। उन लोगों ने तब मुझे क्यों नहीं मारा जब मैं सब बच्चा था? तभी यूशिन बोलता है ऐसा नहीं है कि वो लोग तुम्हें जीने देना चाहते थे, वो लोग बस तुम्हें मार नहीं पाए। अगर चीज़ें उनके प्लान के अकॉर्डिंग चलता तो तुम भी अभी तुम्हारे मादर के साथ मारे जा चुके होते। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यामाडा रोका नहीं होता तो। तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर यामाडा सर ही वो पर्सन है जो इतने टाइम से तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। वही एकमात्र रीज़न है जिसकी वजह से तुम अभी तक सर्वाइव करते पा रहे हो, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साइड पे थे। तो यूची पूछता है तो फिर अंकल कहाँ है? तो यूशिन बोलता है हमें नहीं पता, हमने उनके साथ कांटेक्ट खो दिया। तो यूची कपड़ा हटाते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या? तो फिर ढूंढो उसे, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तो यूशिन बोलता है उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि हम तुम्हें छोड़ के ना जाए। तो यूची यूशिन से पूछता है तो क्या होगा अगर उन्हें कुछ हो जाए तो? तब ऑरेंज कलर वाला बालों वाला बंदा बोलता है तो ये तो फिर बहुत हिलेरियस वाला बात हो जाएगा। तो यूशिन फिर यूची को बोलता है तुम रेस्ट करो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है जो इतने आसानी से मर जाए। अगर वो चाहते तो हम कल ही तुम्हारे स्टोर पे आ जाते हैं, लेकिन हम उन पे बिलीव करते हैं। तो यूची सोचता है अंकल ये बिलीव करता है अंकल पे। अंकल ने मुझसे कहा था कि वो नहीं मरेंगे, ऐसा अंकल ने वादा किया था और अंकल ने अब तक कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। ये सही है, जो प्रॉमिस उन्होंने उस दिन किया था वो चीज़ अब तक वो करते आ रहे हैं। वो तब से मुझे प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं और वो अब तक ये चीज़ को निभाते आ रहे हैं। और तभी योची यूशिन से पूछता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो यूशिन बोलता है हमारे साथ आइए। फिर योची कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर योची पूछता है तुमने कहा कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? तो यूशिन बोलता है हाँ एग्जैक्टली। तो योची कहता है अगर ऐसा ही बात है तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्रोटेक्शन। ये सुनकर यूशिन पूरा शॉक्ड और हैरान रह जाता है कि अब वो क्या बोले। फिर योची बोलता है मैं और दूसरों पे रिलाई नहीं कर सकता और छुप छुप के पूरा ज़िंदगी नहीं बिता सकता। इवन अगर अंकल मुझे पीछे से सेफ भी रखे फिर भी ये फैक्ट कि कभी नहीं बदलेगा कि मैं ज़िंदगी भर टारगेट किया रहूँगा और ये कभी नहीं बदलेगा। अगर बात ऐसा ही है तो अब से मैं फ़ाइट करूँगा और वो बास्टर्ड मिकाडो जिसने मेरे माँ को मुझसे छीन लिया और जिसने मेरा नॉर्मल लाइफ छीन लिया, मैं उसे अपने हाथों से मारूँगा और हर एक चीज़ वापस लूँगा। तभी यूशिन बोलता है ये एक ऐसी लड़ाई होगी जो तर्क से परे होगी। जो आपका इंतज़ार कर रहा है वो शायद एक अर्थहीन मृत्यु के अलावा कुछ भी ना हो। क्या आप वाकई इससे सहमत है? तभी योची कहता है क्या मेरा नियत यही नहीं थी? तो उठाओ मुझे कोई ऐसा इंसान बनाओ जिसको तुम सचमुच फॉलो करना चाहोगे। तो यूशिन बोलता है तुम काफ़ी रेकलेस हो, तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर टैलेंट्स नहीं है
और तुम बहुत मुश्किल से खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हो। तभी यूची कहता है मुझे ये तुमसे सुनने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सच है। तभी यूशिन बोलता है लेकिन मेरे पास एक अच्छा तरीका है, एक ऐसा मेथड जिससे स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस को सेम टाइम पे गेन किया जा सकता है। तो यूची पूछता है क्या? तो बताओ मुझे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोक्यो के शहर के शिंजुकू इलाके में एक लोन शार्क एक बुढ़े को पीट रहा होता है और वो लोन शार्क पूछता है बुढ़े से अगर तूने पैसा हमसे उधार लिया है तुझे उसे पूरा का पूरा पे करना होगा अभी। तभी वो बुढ़ा बोलता है ओरिजिनल अमाउंट का डबल पे करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं उसे अफोर्ड कर सकूं। और ये सुन के वो लोन शार्क वाला बंदा बुढ़े को पीट देता है और फिर वो बोलता है मुझे बकवास मन ही सुनना है, ये नेचुरल है कि बोरो किया हुआ पैसा इंटरेस्ट के साथ आता है, यही होता है जब तुम पैसा देने में देरी करते हो। बताओ मुझे क्या मैं गलत हूँ? तभी जो लोग इस कारनामे को देख रहे थे उन्हीं में से एक ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा बोलता है उफ, फिर से वही बदमाश। तभी एक ब्लू टी शर्ट वाला बंदा उसे बोलता है चुप रहो, वे सुन लेंगे। पर फिर भी वो ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा बोलता है आखिर ये न्यू यर्न ग्रुप है क्या? सरकार इन लोगों को मनमानी करने की छूट क्यों दे रही है? जापान तो अब ख़त्म हो गया। तभी न्यू यर्न ग्रुप का एक बंदा जो ये सब कुछ सुन लेता है वो ग्रीन टी शर्ट वाले बंदे को बुलाकर बोलता है ए आखिर तुम क्या फुसफुसा रहे हो? हाँ, कुछ तो जापान के बारे में फुसफुसा रहे थे और इसमें हमारा गलती क्या है? हाँ, ये दुनिया शुरुआत से ही भ्रष्ट है। क्या तुमने कभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में सुना है? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम खुद उतने स्ट्रांग बन जाओ, जो कि कभी नहीं होने वाला। और वो बंदा पूरा थर थर कांपने लगता है ये सब कुछ सुनकर, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। अभी न्यू यर्न ग्रुप का वो बंदा बोलता है तुम जैसे लूजर्स के लिए नहीं जो बस शेडोज में छुप के शिकायत करते रहते हैं। बोल के जैसे ही वो ग्रीन टी शर्ट वाले बंदे को पंच मारने जा रहा होता है इतने में कोई उसे नॉकआउट कर देता है। और ये देखकर उसका साथी जो उस बुढ़े से वसूली कर रहे होते हैं वो बोलते हैं क्या, आखिर क्या हो गया? तब जब वो देखता है तो उसका साथी पूरी तरीके से बेहोश पड़ा हुआ है और साइड में एक बंदा बहुत ही आराम से खड़ा हुआ है। तो उस बंदे से पूछता है ए क्या तुमने किया ये सब? तभी वो बोलता है तुम छोटे शिट। बोल के वो जैसे ही उसको मारने जाता है तो योइची लेफ्ट हैंड से ब्लॉक करता है और राइट हैंड से अपर कट मारता है और एक लात मार के उसे गिरा देता है। और ये सब कुछ देखकर वो लोग जो इस सीन को देख रहे थे वो लोग बोलते हैं नो वे, एक हाई स्कूलर ने एक न्यू वन ग्रुप के थक को टेक डाउन कर लिया। वेट, क्या ये वो यूनिफॉर्म नहीं है? हाँ, कोई डाउट नहीं है, अब ये न्यू यर्न ग्रुप का ब्रीडिंग ग्राउंड से है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूशिन योइची को समझा रहा होता है इशिन हाई स्कूल टोक्यो का एक ऐसा हाई स्कूल है जो न्यू यर्न ग्रुप चलाता है। ये एक ऐसा प्लेस है जिसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि ये सिंडिकेट का स्ट्रेंथ और यूनिटी को कल्टीवेट करता है। और मोस्ट ऑफ द जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो आखिरकार न्यू यर्न ग्रुप को ही ज्वाइन करते हैं, जिनको आखिरकार हम बोलते हैं इशिनकाई। और यही स्कूल तुम्हें अटेंड करना है। योइची यूशिन से पूछता है तुम चाहते हो कि मैं इशिनकाई का कुत्ता बन जाऊं? तो यूशिन जवाब देता है नो वे, तुम्हें वहाँ जाकर कुछ फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ जाकर कॉन्क्वेयर करना है। वो स्कूल सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो लोग ही है इशिनकाई और न्यू वन के फ्यूचर, उनके सबसे बड़े एसेट्स। अगर वो लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए वही सबसे बड़े खतरे भी बनेंगे। तो मेक श्योर करना कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर लो, पूरे स्कूल के सब कुछ कंट्रोल कर लो। तभी योइची बोलता है मेरा नाम है शिंडो योइची, मैं इस स्कूल को मेरे स्टेपिंग स्टोन के तरह यूज़ करूँगा।